बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। चांद नगर एक छोटा सा गांव था जो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत था। इसके साथ ही एक और गांव लगता था जिसका नाम प्रेम नगर था। इन दोनों गांव के दरमियान एक नदी गुजरती थी और दोनों गांव के दरमियान काफी अच्छे ताल्लुकात थे। अगर किसी एक गांव में मुसीबत आती तो पूरे गांव वाले उसकी भरपूर मदद करते, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे। दोनों गांव का आपस में बाहिमी इत्तेफाक था। इन दोनों गांव के सरदार भी नेक दिल थे और इन दोनों सरदारों के दरमियान भी बाहिमी इत्तेफाक था। इन दोनों गांव के लोग बहुत खुश थे। इनकी बहुत सारी जमीनें थीं और ये हल चलाकर अपना गुजर बसर करते थे। चांद नगर गांव में एक लड़का हामिद रहता था। हामिद का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए वो चांद नगर के सरदार जिसका नाम अशरफ था उसके साथ रहता था। अशरफ का इस दुनिया में कोई बेटा नहीं था, इसलिए वो हामिद को ही अपना बेटा मानता था। हामिद भी बहुत सीधा सादा नौजवान था और उसे दुनिया की रंगीनियों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। शक्लो सूरत के लिहाज से अलबत्ता खूबसूरत था। दूसरी तरफ प्रेम नगर में साहिल नाम का एक लड़का था जो कि प्रेम नगर गांव के सरदार का बेटा था। इस गांव का सरदार बहुत अमीर था। इसने अपने बेटे साहिल को पढ़ाई के लिए शहर भेजा हुआ था। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद बेटा गांव वापस आ गया था। साहिल के कॉलेज में सानिया नाम की एक लड़की पढ़ती थी। ये लड़की बहुत खूबसूरत थी और इसी वजह से साहिल उसके हुस्न का दीवाना हो गया था। वो इसे अपने घर ले आया क्योंकि वो इससे शादी करना चाहता था। सरदार भी अपने बेटे की पसंद की इज्जत करता था, इसलिए उसने सानिया को बहू बनाने का फैसला कर लिया क्योंकि सानिया का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। हामिद अपने खेतों में काम कर रहा था कि वहाँ अशरफ आ गया। उसे हामिद को काम करता देखकर बहुत खुशी हुई। बाप उसे काम करता देखकर वापस घर चला गया क्योंकि उसे इत्मीनान हो गया था कि उसका बेटा उसकी जगह संभाल सकता है। बाप चला गया तो हामिद दोबारा काम करने लगा। इतने में हामिद को दूर खेतों में कोई चीज दिखाई दी। पहले तो उसने सोचा वैसे ही कुछ होगा या मेरा वहम होगा। फिर उसने सोचा कि करीब जाकर देखने में क्या हर्ज है। हामिद उसकी तरफ चल पड़ा जिस तरफ वो चीज पड़ी हुई थी। जब वो उसके बिल्कुल करीब पहुंचा तो एक लड़की बेहोश मिली। उस लड़की के सर पर चोट लगी हुई थी और खून बह रहा था। हामिद तो उसको देखकर डर गया। वो सोचने लगा कि इस लड़की को यहाँ कौन छोड़ गया है, ये लड़की आखिर कौन है और यहाँ पर इस तरह बेहोश क्यों पड़ी है। वो सोचों की दुनिया से बाहर निकला और लड़की को उठाया, फिर अपने घर की तरफ चल दिया। अशरफ ने दूर से ही हामिद को देख लिया था कि वो लड़की को कांधे पर उठाए हुए चला जा रहा था। वो भी उसी की तरफ हो लिया और कहा, बेटा ये लड़की कौन है और इसे तुम कहाँ से उठा कर लाए हो। हामिद ने कहा, अब्बा जान ये लड़की खेतों से मिली है, वहाँ और कोई भी नहीं था, इसीलिए मैं इसे घर लेकर जा रहा हूँ। इसकी हालत देखें, ये पूरी तरह जख्मी है, न जाने से क्या हुआ है। ये कहता हुआ वो आगे चल दिया और फिर दोनों घर जा पहुँचे। प्रेम नगर में सानिया के गुम होने की खबर पूरे गाँव में फैल गई थी। सानिया घर में मौजूद नहीं थी और ना ही किसी को पता था कि वो कहाँ गई है। रहीम के घर वाले बहुत ही परेशान थे, खास तौर पर साहिल सानिया के गुम होने की वजह से बहुत परेशान था। रहीम ने साहिल से कहा, मैं चांद नगर जाकर सानिया को ढूंढता हूँ, हो सकता है कि वो वहाँ गई हो। साहिल ने रहमान से कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हाँ ठीक है चलो। यूँ वो दोनों ही घर से निकले और फिर चांद नगर गाँव की तरफ चल दिए। चांद नगर पहुँचकर वो सीधे अशरफ के घर पहुंचे। उसे सानिया के मुतालिक तमाम बात बताई तो उन्होंने वो लड़की दिखा दी जो उन्हें खेतों से मिली थी। उसको देखकर तो साहिल हैरान रह गया कि आखिर मेरी सानिया को चोट किस तरह लगी, मगर अभी तक तो हैरतें उसकी और मुंतजिर थीं। जो ही लड़की को होश आया वो रोते हुए हामिद से लिपट गई, मुझे बचा लो इससे। साहिल तो ये देखकर परेशान हो गया कि इसको क्या हो गया है, ये मुझे देखकर आखिर क्यों डर गई है। उसने उसे बाजू से पकड़ा मगर सानिया ने एक झटके से उसके हाथों से अपना बाजू छुड़ा लिया। रोते हुए बोली, खुदा के लिए मुझे इससे बचा लो। आखिर फिर फैसला किया गया कि जब तक सानिया ठीक नहीं हो जाती उसको हामिद के घर पर ही रहने दिया जाए। मगर 3 माह ऐसे ही बीत गए। 3 माह बाद साहिल सानिया की जुदाई बर्दाश्त करता रहा, मगर तब तक वो हामिद के घर वालों के साथ घुल मिल चुकी थी। 3 महीने के बाद जब साहिल आया तो सानिया ने एक बार फिर उसे पहचानने से इनकार कर दिया। यही नहीं, उसने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ भी मार दिया। साहिल ने एक बार फिर सानिया को बाजू से पकड़ने की कोशिश की तो सानिया ने उसको पहचानने से ही इनकार कर दिया। अपनी बेइज्जती करवाकर साहिल उनके घर से निकल गया था। उसे समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे। उसकी आंखों में बस आंसू थे। वो चलता ही रहा।
یہاں تک کہ دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی، مگر وہ ثانیہ کی یادوں سے اس وقت باہر آیا جب اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا اور اس کی آواز سنائی دی، ساحل۔ اپنا نام کسی کی زبان سے سن کر وہ چونک اٹھا۔ وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو سامنے ایک خوبصورت دوشیزہ کھڑی تھی۔ وہ حیران تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی اکیلی جنگل میں کیا کر رہی ہے۔ چاند کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کا خوبصورت چہرہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے ایک دم سے کئی سوال کر دیے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میرا نام نور بانو ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے گزر رہی تھی، نہ جانے میرے تمام ساتھی کہاں چلے گئے۔ میں انہیں ڈھونڈ رہی تھی کہ مجھے تم دکھائی دیے، لیکن تم اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرا نام ساحل ہے۔ میرا محبوب، میرا پیار مجھ سے روٹھ گیا ہے۔ میں اس کی یادوں میں کھویا ہوا یہاں چلا آیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب شام سے رات ہو گئی اور رات کا اندھیرا چھا گیا۔ بس یہیں پر بھٹک رہا ہوں۔ میں ایک عورت ذات ہوں، مجھے تو پہلے ہی اس جنگل سے خوف آ رہا تھا، اور اب تم بھی اگر چلے گئے تو ہو سکتا ہے کہ خوف سے میں مر جاؤں۔ کیا تم اس وقت میرا ساتھ دو گے؟ جب تک میرے ساتھی مل جائیں گے تو تم واپس چلے جانا۔ لڑکی کی باتیں سن کر وہ چپ ہو گیا۔ کہتی تو تم ٹھیک ہو، اس گھناؤنے جنگل میں رات کی اس تاریکی میں تم ان کو کہاں تلاش کرو گی؟ چلو میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، تمہاری مدد کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ بھی اس کے ساتھیوں کو تلاش کرنے لگا۔ چلتے چلتے ساحل بولا، آخر تم آئی کہاں سے ہو اور یہاں تک کیسے پہنچی؟ میں ایک کالج میں پڑھتی ہوں اور ہم ساتھیوں کا پروگرام تھا کہ جنگل کی سیر کو چلیں گے، سو ہم لوگ یہاں آ گئے اور ایک کیمپ لگا لیا۔ میں تھکی ہوئی تھی، کیمپ میں سو گئی۔ اب جب اٹھی تو میں بالکل اکیلی تھی، نہ جانے میرے دوست کہاں چلے گئے، سو میں ان کی تلاش میں نکل پڑی، اور اب یہ بھی بھول گئی ہوں کہ میرا کیمپ کس طرف لگا ہوا ہے۔ میں جنگل میں ان کو تلاش کرتے کرتے یہاں تک آ گئی ہوں۔ لڑکی نے مختصراً اپنی کہانی سنائی تو ساحل کو اسے ہمدردی سی ہو گئی۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ لڑکی تھک گئی اور ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی تھکا ہوا تھا، اس سے کچھ دور ہی بیٹھ گیا اور لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ جب وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ نور بانو اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ کہاں چلی گئی تھی؟ وہ سوچنے لگا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اس کو وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ اس نے اس کو آوازیں لگائی مگر نور بانو نے نہیں ملنا تھا، سو وہ نہ ملی، لہٰذا وہ اٹھ کر ایک طرف چل دیا۔ ابھی کچھ دور ہی کیا تھا کہ اس کو کسی کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دیں۔ جہاں سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں اس طرف سے کچھ روشنی بھی آ رہی تھی، لیکن ارد گرد کا ماحول دیکھ کر اس کو یوں لگا جیسے وہ جنگل نہیں ہے جہاں وہ موجود تھا، یہ تو کوئی اور جگہ تھی۔ یہ کون سی جگہ تھی وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ جوں جوں روشنی کی طرف بڑھ رہا تھا تو روشنی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ یہ تو کوئی حویلی تھی جس میں وہ گھوم رہا تھا اور روشنی کمرے سے دکھائی دے رہی تھی۔ حیرانگی کے ساتھ ساتھ ڈر بھی اس کی رگوں میں سمانے لگا تھا، لیکن وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا ماں سوائے اس کے کہ وہ پتہ کرے کہ کمرے میں روشنی کیوں ہے اور ہنسنے کی آوازیں کس کی ہیں۔ وہ چلتا ہوا کمرے کے پاس جا پہنچا۔ اس کے اندر جھانک کر دیکھا تو اس کو اندر بانو دکھائی دی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے اور ہنس بھی رہے تھے۔ اس کی باتوں کی اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کی باتیں سنے اور جانے کہ وہ کون ہیں، یہ کس جگہ پر ہیں۔ یہ سوچ کر وہ ان کے قریب چلا گیا۔ اب اس کو ان کی آوازیں صاف سنائی دیتی تھیں۔ اسے بانو کی آواز سنائی دی، میں اس لڑکی کے عاشق کو بھی یہاں لے آئی ہوں۔ اچانک زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی، ہاں ہاں ہاں۔ تو جواب میں کسی مرد کی آواز سنائی دی، نور بانو تم نے تو بہت اچھا کام کیا ہے، اس کے لیے تمہیں ایک بہت بڑا انعام دیں گے۔ ساحل تو یہ سن کر دھنگ رہ گیا، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ جب اس آدمی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مارے ڈر کے ساحل کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، کیونکہ اس کی شکل اتنی بھیانک تھی کہ کوئی کمزور دل والا ہوتا تو وہ اسے دیکھ کر وہی خوف سے مر جاتا۔ اس کی شکل اتنی بھیانک تھی کہ اس کی بھویں بڑی بڑی، آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، زبان دو شاخہ باہر کو لٹک رہی تھی اور خون اس کی زبان سے ٹپک رہا تھا جیسے ابھی ابھی کسی کا خون پی کر آیا ہو۔ پورے جسم کے ساتھ بچھو اور کئی دوسرے قسم کے حشرات الارض چپکے ہوئے تھے۔ غرض اس کا حلیہ بہت ہی بھیانک تھا۔ نور بانو جیسا کہ ہم نے اس کی محبوبہ کے ساتھ کیا کہ اب وہ اسے پہچاننے سے بھی انکار کر رہی ہے، اب ہم اس کا بھی یہی حال کریں گے۔
और फिर इस तरह मुमकिन है कि हम पूरे प्रेम नगर और चांद नगर को अपना शिकार बना लें। उस जिन ने कहा, अच्छा अब तुम जाओ और जाकर देखो कि नूर बानो को होश आया है या नहीं। जो हुक्म बादशाह सलामत, मैं जाकर देखती हूँ। और फिर नूर बानो दरवाजे की तरफ चल दी। इधर बाहर साहिल, जो ये बातें सुनकर दंग खड़ा था, उसको अभी भी कुछ होश नहीं था कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हो रहा है। वो बुत बना खड़ा था कि नूर बानो उसे दरवाजे के पास खड़ा देखकर हैरान रह गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, ये उसे अंदर की जानिब जबरदस्ती धकेलती हुई ले गई। वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि अब नूर बानो की शक्ल भी देखते ही देखते एक भयानक चुड़ैल का रूप इख्तियार कर गई थी। ये देखकर साहिल का दिल बंद होने लगा। इसने भागने की कोशिश की मगर अब भागा नहीं गया क्योंकि उसके पांव मन्नू भारी हो गए थे। अचानक उस जिन ने कहा, देख लड़के, हमने तेरी महबूबा के साथ बुरा सलूक किया है। वो तुझे पहचानने से इनकार कर रही है। अब तेरी बारी है और इस तरह हम तुम्हारे गांव को भी बर्बाद कर देंगे। ये सुनकर साहिल की तो आंखों में खून उतर आया। वो इस जिन को मारने के लिए आगे बढ़ा मगर उसे खुद एक जोरदार थप्पड़ पड़ा जिससे उसके होश उड़ गए। थप्पड़ मारने वाला कोई और नहीं, नूर बानो थी। थप्पड़ पड़ते ही वो बेहोश हो गया। होश आया तो वो एक छोटी सी झोंपड़ी में था। सर पर चोट लगने की वजह से उसे कुछ भी तो याद नहीं रहा था। उसके साथ क्या क्या होता रहा। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसने झोंपड़ी का जायजा लिया जो बहुत छोटी थी। वो उठा और झोंपड़ी से बाहर निकल आया। झोंपड़ी से बाहर एक चारपाई बिछी हुई थी। उस पर एक बुजुर्ग बाबा तशरीफ फरमा थे। बहुत ही नूरानी सूरत वाले थे। दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे। हाथ में तस्बीह लिए हुए वो विद कर रहे थे। साहिल उनके नज़दीक गया और बाबा से कहा, आप कौन हैं? बाबा ने आंखें खोल ली। बेटा, तुम्हें होश आ गया? जी बाबा जी, होश आ गया। लेकिन देखो साहिल बेटा, अपना नाम उनके मुंह से सुनकर उसको मजीद हैरानगी हुई। बाबा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बेटा इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। बाबा ने उसे अपने पास बिठा लिया। हाँ, आप पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उनकी बात सुनकर वो बोला, बाबा जी आप कौन हैं और ये मेरे साथ क्या हो रहा है? हाँ बेटा, मैं जानता हूँ। मैंने उस जिन और चुड़ैल से छुटकारा तुम्हें दिला दिया है, लेकिन अगर मैं कुछ देर से पहुँचता तो वो तुम्हें मार डालते। लेकिन बाबा, वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं? पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि सानिया के साथ क्या हुआ है। बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि सानिया अब इस दुनिया में नहीं है। इन दोनों ने मिलकर सानिया को मार दिया है और अब सानिया के रूप में वो काली डायन है जो चांद की 14वीं को एक भयानक रूप धारेगी। चांद नगर और प्रेम नगर को तबाह बर्बाद कर देगी। चांद की 14वीं पूरे 1 महीने के बाद है और वक्त बहुत कम है। हमें उनको ख़त्म करना होगा वरना वो हमें भी बर्बाद कर देंगे। लेकिन ये बहुत मुश्किल अमल है। तुम्हें एक ऐसे कुएं का पानी लाना होगा जो किसी किस्म के साए में ना हो, यानी कि इस कुएं के ऊपर सुबह से शाम तक धूप पड़ती हो और फिर सूरज गरूब होने तक कुदरती तौर पर धूप रहती हो। बाबा ने ये भी बताया कि ये कुआं शुमाल की तरफ एक बहुत बड़े सहरा में वाक़या है, मगर इस सहरा में उस बला ने अपना जादू छोड़ रखा है। वहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए तुम्हें 5 दिन का एक चिल्ला करना होगा। बाबा जी, मैं चिल्ला करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे बता दें कि ये सब कैसे करना होगा। बाबा जी उसे चिल्ला बताने लगे। ये चिल्ला तुम्हें एक कब्रिस्तान में करना होगा। बाबा ने उसको विद भी याद करवा दिया और साहिल ने वो विद याद कर लिया। बाबा ने कहा, बेटा रात होने वाली है, अब तुम जाओ और कब्रिस्तान में जाकर बैठ जाओ, मगर चिल्ला शुरू करने से पहले अपने गिर्द हसार खींचना मत भूलना। साहिल ने बाबा जी से इजाज़त ले ली। वो किसी कब्रिस्तान की तलाश में चला गया तो चलते वक्त बाबा जी ने उससे कहा, साहिल तुम्हें बहुत तरीक़ों से डराया जाएगा, मगर तुम हसार तोड़कर बाहर न निकलना वरना तुम बेमौत ही मारे जाओगे। साहिल वहाँ से निकला और कब्रिस्तान में पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर उसने एक पुरानी कब्र के पास हिसार खींचा। उसमें बैठकर वो दुरूद पढ़ने लगा, मगर पहले के कुछ घंटे तो आराम से गुजर गए। जब आधी रात का वक्त हुआ तो एक ज़ोरदार धमाका हुआ। उसने आंखें खोली, देखा कि उसके पास वाली कब्र फट गई है। उसके अंदर से सुर्ख रंग का लावा निकलने लगा है और उसकी तरफ बहने लगा है। साहिल ये देखकर डर गया, मगर फिर उसने हिम्मत पैदा करके अपना विद जारी रखा। खुदा खुदा करके वो रात भी गुजर गई थी। वो फजर की नमाज के बाद वापस अपनी झोंपड़ी में चला गया। अंदर बाबा जी इबादत में मसरूफ थे। साहिल वहाँ से बाहर आया और बाहर बिछी हुई चारपाई पर लेट गया।
उसे पता ही न चला कि कब उसकी आंख लगी और वो कब सो गया। चांद नगर से अब हर रोज एक लड़की गायब हो जाती थी। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या मौजरा है। चांद नगर के लोग बहुत ही परेशान थे। ये बात दूसरे गांव वालों को भी पता चली, वो भी परेशान हो गए। इधर रहीम अलग परेशान था कि उसका बेटा पता नहीं कहाँ चला गया। साहिल की माँ उसकी जुदाई में रो रो कर अलग परेशान थी, मगर सानिया के रूप में वो बला बहुत खुश थी। किसी को क्या पता था कि अब सानिया के रूप में कोई और है। साहिल की आंख उस वक्त खुली जब उसको कोई पुकार रहा था। उसने आंखें खोली तो सामने बाबा जी खड़े थे। बाबा जी को देखकर साहिल चौंक कर उठा। उसने इधर उधर देखा तो शाम का वक्त था। बाबा जी ने साहिल से कहा, बेटा तुम चौंक क्यों गए? तुम्हारे चिल्ले का टाइम नजदीक आ रहा है। तुम्हें इसलिए उठाया है कि अब तुम ये खाना खा लो और चिल्ले के लिए तैयार हो जाओ। साहिल ने खाने की ट्रे बाबा जी के हाथों से ले ली और खाना खाने लगा। उसने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था। खाने से फारिग होकर वो कल वाली जगह पर चला गया और चिल्ला शुरू कर दिया। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि बहुत ही भयानक शक्ल वाली चुड़ैल उसके पास आ गई। उसे धमकियां देने लगी, मगर साहिल ने उसकी कोई परवाह नहीं की। मगर मोहब्बत इंसान की कमजोरी है। अचानक उसे लगा जैसे कि सानिया उसे पुकार रही है और कोई उसे मार रहा है। ये देखते ही वो हसार से बाहर निकल आया, मगर फिर सानिया एक बदशक्ल चुड़ैल बन गई थी। साहिल ये देखकर डर गया, मगर अब क्या हो सकता था। जिन और चुड़ैल ने साहिल को पकड़ लिया, तड़पा तड़पा कर मार दिया। इधर बाबा जी को इल्म हुआ तो उनका गम से बुरा हाल हो गया था। वो बहुत परेशान हुए थे। उन्हें गुस्सा आने लगा। अपने इल्म के जरिए उन्हें मालूम हो गया था कि अब उनका दिया हुआ अमल एक ही लड़का कर सकता है और वो है हामिद। बाबा जी अगले सुबह ही हामिद के गांव पहुंच गए। हामिद और उसके बाप को सारा किस्सा सुनाया और फिर उसे चिल्ले के लिए तैयार कर लिया। मगर बाबा जी ये देखकर हैरान ही रह गए कि सानिया अभी तक हामिद लोगों के घर में मौजूद थी और उसने उनकी सारी बातें भी सुन ली थी। बाबा जी ने भी उसे देख लिया और पहचान लिया। उन्होंने उस पर कुछ पढ़कर फूंक मारी तो वो चीखने लगी, उनके सामने आ गई। बाबा जी ने हामिद को उसकी असलियत से आगाह किया और उसे लेकर अपनी झोंपड़ी में चले आए। उसने 5 दिन का चिल्ला बड़ी आसानी से मुकम्मल कर लिया था। अब वो उस कुएं से पानी लेना चाहता था, मगर कुएं के पास ही सानिया खड़ी थी। उसे धमकियां दे रही थी, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो वापस चले जाओ, वरना मेरे हाथ से जिंदा नहीं बच पाओगे। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा रास्ता रोक कर दिखाओ। मैं इस कुएं से पानी लेने आया हूँ और लेकर ही जाऊंगा। ये सुनकर उसने हामिद पर हमला कर दिया, मगर जैसे ही वो हामिद के जिस्म से टकराई तो उसको आग लग गई। बुरी तरह चीखने लगी, इधर उधर भागने लगी। हामिद की नजरें उसी की तरफ थीं। आग ने सर से पांव तक उसको जलाकर रख दिया था। कुछ ही देर में वहां राख का एक ढेर पड़ा हुआ था। हामिद ने यह सब कुछ देखा और फिर आगे की तरफ चल दिया। अभी कुछ दूर ही क्या था कि उसको सामने से साहिल आता हुआ दिखाई दिया। उसको देखते ही हामिद चौंक कर रह गया। साहिल उसकी तरफ आ रहा था। साहिल तुम और यहाँ? हाँ मैं। इस बूढ़े ने मुझे धोखे से चिल्ले करवाए थे। जब मैं चिल्ले में कामयाब हो गया तो बूढ़े ने इस वीराने में मुझे भटकने के लिए छोड़ दिया। अब मैं सारा दिन इधर उधर भटकता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे आबादी मिल जाए, मगर ऐसा नहीं हो रहा। घूम फिर कर यहाँ ही आ जाता हूँ। मुझे लगता है कि तुमको भी मेरी तरह बुढ़ा अपने मकसद के लिए यहाँ भेजता है। वो तुमसे भी यहाँ से पानी मंगवाना चाहता है और फिर तुमसे भी चिल्ले करवाएगा और मेरी तरह तुम भी यही कुछ करते जाओगे। हाँ ऐसा ही है, बाबा जी ने तो मुझे यही कहा था। उसे लग रहा था कि साहिल सच कह रहा है। उसकी बातें वो गौर से सर झुकाकर सुन रहा था, मगर फिर जैसे ही उसकी नजर साहिल के पांव पर पड़ी तो वो कांप सा गया, क्योंकि उसके पांव उल्टे थे, बिल्कुल जिन भूतों की तरह। वो समझ गया कि साहिल झूठ बोल रहा है। ये साहिल नहीं, उसके रूप में कोई और है। लेकिन उसने साहिल पर कुछ जाहिर न होने दिया। यार साहिल, मेरे दोस्त, तुम मुझे मिल गए। मैं तो तुम्हारी ही तलाश में यहाँ आया था। मुझे पता था कि ये बाबा झूठ बोल रहा है। आओ तुम मेरे गले लग जाओ। ये सुनकर वो हामिद की तरफ बढ़ने लगा। साहिल को कुछ भी मालूम न था कि हामिद के गले में लॉकेट है। जैसे ही वो हामिद से टकराया, बिजली की तरह उसे एक शदीद झटका लगा। वो दूर जा गिरा। देखते ही देखते उसको आग लग गई। वो हामिद के सामने ही तड़पने लगा। तड़पते तड़पते वही ठंडा हो गया। उसका जिस्म भी राख का एक ढेर बन गया। वो वहां से चल दिया और हामिद कुएं से पानी भरने लगा। जैसे ही उसने पानी वाली बोतल भरी, उसके सामने एक धमाका हुआ और फिर वही काली डायन उसके सामने आ गई। उसने आते ही हामिद पर हमला कर दिया,
मगर फिर उसके गले में लॉकेट होने की वजह से उसे छू भी ना सकी। उसे बाबा जी की बात याद आ गई। उसने वो पानी लिया और उसके मुंह पर फेंक दिया। यूं लगता था उसने पानी न फेंका हो बल्कि तेजाब फेंक दिया हो। चीखती चिल्लाती रही। सहरा उसकी चीखों से गूंज उठा। थोड़ी ही देर में बाबा जी जाहिर हो गए। बेटा तुम्हें मुबारक हो, तुमने उसे खत्म कर दिया है। अब तुम्हारे गांव में कोई खतरा नहीं है। आओ अब यहाँ से चलते हैं। तुम आंखें बंद करो, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचा देता हूँ। हामिद ने आंखें बंद की तो उसे ऐसे लगा जैसे हवा उसको लिए उड़ रही है। कुछ ही देर में वो गांव जा पहुंचे। आंखें खोलते ही उसके सामने वो गांव था। हामिद और उसके घर वालों ने बाबा जी का शुक्रिया अदा किया। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आज इस वाक़े को 15 साल बीत गए हैं। अब तो ये बातें झूठ लगने लगती हैं। कोई यकीन नहीं करता कि ऐसा भी हो सकता है। चांदनगर की वो नदी सूख चुकी है और वहाँ आबादी बन चुकी है। इस गांव का नाम भी तब्दील हो चुका है। हामिद की शादी हो चुकी है। एक दिन वो बाजार में किसी काम से गया तो उसे एक आदमी मिला जो बिल्कुल साहिल की शक्लो सूरत का था। हामिद ना चाहते हुए भी उसके पास गया और उसे उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम साहिल बताया, जिसे देखकर वो दंग रह गया। वो सोचों में डूब गया। काफी देर बाद जब वो सोचों की दुनिया से बाहर आया तो उसके सामने कोई नहीं था। हामिद ने इस बारे में काफी सोचा, मगर उस दिन के बाद से साहिल नाम का आदमी उसे कहीं भी नहीं मिला। खुदा जाने ये क्या मौजा था। साहिल और सानिया कहाँ गए ये किसी को नहीं मालूम। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।